ठीक है, स्मार्ट क्लास में हम सबका स्वागत है। और एक एडवांस अकाउंटिंग इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी, जिसमें आज हमें पढ़ना है सप्लाई ऑफ चेन के बारे में। इसके बारे में सप्लाई, सबसे पहले हम जानेंगे सप्लाई ऑफ चेन होता क्या है। ठीक है, पहले देखेंगे सप्लाई ऑफ चेन क्या होता है। सुनिए, ठीक है। तो लिखा हुआ है ए सप्लाई चेन इज द प्रोसेस और ए नेटवर्क बिटवीन द कंपनी एंड इट्स सप्लायर। तो सप्लाई चेन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है कंपनी और उसके सप्लायर के बारे में। क्योंकि बताइए, अगर मेरी कंपनी है तो हम भी तो किसी से चीजें मंगवाते ही होंगे ना। तो जो हमें चीजें देता है वो प्रोवाइड करता है, उसे क्या बोलते हैं? सप्लायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लायर। जैसे कि मान लीजिए, लेट एज्यूम करिए कि हम हमारे वहां जूते की फैक्ट्री है, हम जूता बनवाते हैं। तो अगर हम जूता बनवाते हैं तो उसके लिए हमें लेदर की जरूरत होगी, सोल की जरूरत होगी, लेस की जरूरत होगी। तो ये सब चीजें कहाँ से मंगवाएंगे? अपने सप्लायर से। तो यहाँ बात कर रहा है सप्लाई चेन के बारे में। कह रहा है सप्लाई चेन इज अ प्रोसेस और ए नेटवर्क। सप्लाई चेन क्या है? एक प्रोसेस क्या है या एक नेटवर्क है बिटवीन द कंपनी एंड इट्स सप्लायर, जो कंपनी और सप्लायर के बीच की बात है। विच इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। जो किसमें इन्वॉल्व है? रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स में। एक बताइए, रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा माल। जैसे मैंने अभी जस्ट कहा कि जूता ही बनाता हूँ, अगर मेरी फैक्ट्री में जूता ही बनता है तो जो लेदर मंगवाते हैं वो क्या है? कच्चा माल। उसको बना के हम जूता बनकर तैयार कर रहे हैं तो जूता क्या कहलाएगा? फिनिश गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और जो कार्य चल रहा था जूता बनाने का, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन यानी कार्य चल रहा है। सुन लो, पहले ये लेदर था रॉ मटेरियल। इससे जूता बनना स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। और जूता बन के तैयार हो गया, क्या कहलाएगा? फिनिश गुड्स। क्या कहलाएगा? फिनिश गुड। इसे मुंह साफ कर देगा फिनिश गुड। ठीक है। कह रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम टू द एंड कंज्यूमर। और काम यहाँ खत्म नहीं हुआ, बनने के बाद कहाँ चला गया? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। और एंड में किसके पास? कंज्यूमर के पास या फाइनल बायर के पास। फाइनल बायर मतलब जो उसका उपयोग करे। समझिएगा, अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं कोई चीजें किस उद्देश्य से खरीदता हूँ? बेचने के उद्देश्य से। लेकिन अगर आप एक कंज्यूमर है, फाइनल बायर है, तो आप इसलिए करते हैं, घर में यूज करने के लिए खरीदते हैं। आप बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदते हैं, आप इस्तेमाल करने के उद्देश्य से खरीदते हैं। और मैं किस लिए खरीद रहा हूँ? आगे बेचने के लिए भविष्य में। वही बात यहाँ का है। इट इंक्लूड डिफरेंट एक्टिविटी। इसमें क्या क्या अलग अलग गतिविधियां सम्मिलित हैं। जैसे कि प्रोडक्ट प्लेस वेयर द गुड्स आर प्रोड्यूस। और उस जगह को बात कर रहा है जहां सामान प्रोड्यूस हुआ और उससे रखा गया। स्टोर हाउस की बात किया जा रहा है, गोडाउन की। ठीक है। एंड स्टोरेज सोल्ड और कंज्यूम, जहां आप रखते हैं बेचने के लिए। कंज्यूम का बताओ? जगह ले लेना। कंज्यूम करना, जगह लेना। मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टोर हाउस टू डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर, और रिटेलर टू कंज्यूमर की बात किया है। जहां सामान क्या होता है? मूव करता है। कहां से? स्टोर हाउस से, मतलब जहां बना कर रख दिए हैं वहां से कहां तक? डिस्ट्रीब्यूटर तक। डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक, और रिटेलर से कंज्यूमर तक। समझ आ रही बात ना? हम सामान बनाए, हमने आपको बेचा, आप किसी और को बेचेंगे, और फाइनल वो किसी को बेचेंगे जो यूज करेगा। अच्छा, कोई सामान बनाया जाता है तो अनुमानित मूल्य उसका लिखा जाता है, अनुमान किया जाता है। जैसे मान लो मैं जूते के, जैसे मैंने एज्यूम किया कि मैं एक मार्कर बनाता हूँ। समझना मेरी बात। तो मार्कर बनाने में मुझे कितना खर्च लगा? 50 रुपया मान लीजिए। कितना में लगा? और मैं क्या हूँ? मैन्युफैक्चरर हूँ। मैं किसको बेचूंगा सामान? डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर किसको बेचेगा? रिटेलर को। रिटेलर किसको बोलेगा? कस्टमर। समझ आ रही बात ना? ध्यान से सुनिएगा। तो अरे सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डीलर है, डीलर और तब रिटेलर। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से। हमने कितना पैसा लगाया? 50 रुपया इस मार्कर बनाने में। अच्छा बताइए, 50 रुपया लगाया तो 50 में बेचेंगे? मान लो रेट एज्यूम कि हमने इसका रेट फिक्स किया 70 रुपया। कितना फिक्स किया? तो इसको बेचने में कितना फायदा हुआ? 20 रुपया फायदा हुआ, और हमने बेच दिया डिस्ट्रीब्यूटर को। अब हमने मार्केट पर रेट लिख दिया 70 रुपया, तो डिस्ट्रीब्यूटर 70 रुपये से ज्यादा बेच पाएगा? 70 ही में नहीं बेचेगा। खरीदा भी 70 में, बेच भी 70 में देगा। कैसे बेचेगा? रेट तो 70 ही रुपया लिखा है। तो यही रीजन बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ सामान बनता है तो उस पर रेट पहले ही एडवांस बढ़ा के लिख दिया जाता है कि 250 रुपया।
भले से 50 रुपए लगा था, क्या हो गया, भाड़ा कितना लिख दिया गया, 22 रुपए। अब 20 रुपए मान लो 20 रुपए एक्स्ट्रा लेके बेच दिया 70 में, तो इसको मिला 70 में, लेकिन रेट कितना लिखा हुआ 250 में, तो ये और बढ़ा के बेचेगा, 120 रुपए में बेच दिया, 120 रुपए में, और ये इसको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, 50 रुपए का, अब ये भी बेचेगा आगे। ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारे तक जब आता है तब तक इसका दाम कितना हो जाता है, 250 रुपए हो ही जाता है। समझ रहे हैं बात को? यानी जो चीजें मैन्युफैक्चरर होता है वो पूर्वानुमान लगा के रेट फिक्स करता है। नहीं तो सोचिए अगर सिर्फ अपना बेनिफिट वो देखता और दे देता कि 50 रुपए रेट था या 70 रुपए रेट था और 20 रुपए कमा लिया, तो बाकी लोग कैसे कमाएंगे? भाई महंगा तो आप बेच नहीं सकते उस जितना, मान लो तुम ही सोचो अगर मार्केट में 10 रुपए लिखा है तो तुम 20 रुपए दे के आओगे दुकानदार को? कभी नहीं दोगे, कभी नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि रेट 10 रुपए लिखा है, आप कम दे देंगे लेकिन एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। वही बात यहाँ पे, ये बताओ ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? तो रेट कौन फिक्स कर रहा है? मैन्युफैक्चरर कर रहा है, उसी टाइम पूरा अनुमान लगा के लिख रहा है कि जहां लास्ट तक जब जाएगा तब इसका रेट इतना हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तभी तो आपने देखा होगा कोई चीज पैकेट के लेते हैं सस्ता पड़ता है और वही खुदरा ले दो महंगा कॉस्टली आता है। जैसे ऐसे समझ लिए मैं ही अपनी माता जी के लिए मेहंदी लेता हूँ, बाल में लगाती है निशा मेहंदी, उसका एक पैकेट मिलता है 15 रुपए, कितने का मिलता है? 15 का। लेकिन अगर इसका हम बंडल ले लें तो बंडल में 10 पीस आते हैं, कितने पीस आते हैं? 10 पीस, तो 15 धामा कितना हो गया? 150 हो गया ना। लेकिन ये बंडल मिलता है 80 रुपए में, और मैं एक एक पैकेट लेता तो कितना पड़ता? एक पैकेट 15 रुपए में, और 10 लेता तो 10 बार मिलेगा 150 रुपए देता। लेकिन वो चीजें मुझे कितने में मिल गई? बताइए, फायदा है कि नहीं 70 रुपए का? तो आपको लगता है कि चीजें डेली यूज वाली है तो हम स्टॉक में लेना, वो चीजें कम में ना ले, स्टॉक में ले, बढ़ा के। समझ रहे ना बात को? चलिए उसके बाद कहा है रिटेलर सप्लाई चेन आल्सो रिप्रेजेंट द स्टेप इट टेक टू गेट प्रोडक्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम ओरिजिनल स्टेट कस्टमर। इसे मतलब ये कह रहा है कि सप्लाई चेन जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पहल है कि जिसमें प्रोडक्ट आपको किस स्टेट में मिलता है। अब सोचो आप जूता खरीदने गए और आपको मैंने लेदर दे दिया थोड़ा सा काट के, और डोरी दे दिया, पोलस दे दिया, अस्सोल दे दिया, ले जाइए। अब ऐसे मिलता है आपको? कैसा मिलता है? फिनिश गुड्स मिलता है आपको। कैसा मिलता है? यानी कि वो अपने ओरिजिनल स्टेट में मिलता है, जूता जैसा होता है उसी फॉर्मेट में आपको जूता मिलता है। आप कपड़ा लेने जाते हैं तो क्या मिलता है? कपड़ा मिलता है ना, प्रॉपर जींस लेने जा रहे हैं तो कि जब बटन चैन और जींस का कपड़ा दे देता है, जाइए लीजिए, ऐसा नहीं देता है। तो वही बात है, तो यहाँ पे क्या है, वही बात कह रहा है कि ये सब चीजें जो प्रोडक्ट होती हैं अपने ओरिजिनल स्टेट में कस्टमर को मिलती है। समझ रहे हैं? अब पेन लेने गए, स्याही दे दिया, इंसुलिन दे दिया, डाल लेना उसमें, और पेन का ढक्कन कुल्फी सब दे के आपको दे दिया, जाइए। वही बात है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या क्या होता है सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटी। इसकी एक्टिविटी नीचे दी गई है। पहला दिया द प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट का मतलब लिखिएगा आप लोग प्राप्ति होता है, लिख लीजिए नोट्स के सामने ही लिख लीजिए जहां पे लिखने हैं। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है प्राप्ति। प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है? प्राप्ति होता है। देखिए उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ बाइंग प्रोसेस, यानी अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो आपको चीजें क्या होती है, मिलती है कि देते हैं? सामान खरीदते तो सामान मिलता है ना, तो प्राप्ति हो रही है ना, इसलिए प्रोक्यूरमेंट बोला जाता है। उसी ब्रैकेट में लिखा हुआ है बाइंग प्रोसेस। यानी पहला काम क्या होता है? द प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। पहले आप क्या खरीदते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? रॉ मटेरियल, कच्चा माल। किससे प्राप्त करते हैं? अपने सप्लायर से। उसके बाद क्या करते हैं आप? कन्वर्जन करते हैं, यानी बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं रॉ मटेरियल से इसमें फिनिश गुड। फिनिश गुड का मतलब समझ गए ना, कोई चीज बन के तैयार हो जाए फिनिश गुड। उसके बाद क्या करते हैं आप? स्टोरेज करते हैं गुड्स का। जैसे किसका किसका स्टोरेज करते हैं? रॉ मटेरियल का। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो कार्य प्रारंभ में चल रहा था। जैसे आप जानते हैं ना कि अगर मैं 12th में हूँ, मान लो मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, अभी क्वालिफाई नहीं किया हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो हम इसे अपेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसे ही कोई काम चल रहा है तो उसे हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। क्या है? जैसे मान लो वोट की काउंटिंग हो रही है, अभी निर्णय नहीं आया है, कौन हार जीता है, क्या बोलेंगे? अभी कार्य प्रगति पे, वर्क इन प्रोग्रेस। देखते हैं रास्ता बनता है तो एक बोर्ड लगा होता है, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, द वर्क इज अंडर प्रोसेस, देखता है ना।
वही है बात है। उसके बाद क्या करते हैं, अच्छा सामान बनने के बाद काम खत्म नहीं हुआ, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उस गुड्स का, मतलब भेजते हैं कहाँ पे, स्टोरेज प्लेस से किसके पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वेंडर के पास, रिटेलर के पास, और लास्ट में कहाँ चला जाता है, अच्छा कंज्यूमर के पास पहुंच गया तो काम खत्म हो गया, नहीं अभी है, क्या है बताइए, अगर सामान उसके पास पहुंच गया तो हो सकता है कुछ खराबी भी तो हो सकती है, कुछ डैमेज भी तो होगा, तो वापस भी तो करेगा, तो आपका एक और काम है अभी क्या, कि हैंडलिंग इस गुड्स को रिटर्न करना, जो भी वो लोग वापस करेंगे उस गुड्स को रिटर्न करेंगे, और उसके बदले आप क्या करेंगे, उनको रिप्लेसमेंट करेंगे। जैसे समझिए कि एक एलईडी बल्ब है, ये क्या है, एक एलईडी बल्ब है, मैं आज खरीद के लाया दुकानदार से और लगाया, आज जल रहा था, कल सुबह जलना बंद हो गया, जल ही नहीं रहा है, तो इस पे वारंटी गारंटी जो भी होती है, मैं जाके वापस कर देता हूँ, तो दुकानदार क्या करता है, बदल के दूसरा बल्ब दे देता है, हमको तो बल्ब दे दिया, अब वो क्या करेगा, बल्ब घर अच्छा डालेगा, नहीं वो भी तो किसी को वापस करेगा, वो अपने सप्लायर को वापस करेगा, क्योंकि उसको गारंटी वो भी दिया था, और उस सप्लायर को भी कोई ना कोई गारंटी दिया था, यानी ऐसे करते करते कंपनी तक पहुंच जाएगा ये सामान, लीजिए 4 गो बल्ब था फ्यूज है, नहीं जल रहा है, समझ में आ रही बात ना, यानी कि गुड्स रिटर्न की भी बात आएगी, और बेचा हुआ सामान अगर रिटर्न हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसे, सेल्स रिटर्न बोलेंगे, और खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न। समझ में आ गई बात ना, यही है सप्लाई चेन। बताइए आया कि नहीं सप्लाई चेन, तो सप्लाई, कोई पूछेगा सप्लाई चेन क्या होता है, तो बताइएगा, कोई सामान बनता है तो पहले कच्चा माल खरीदते हैं, फिर कार्य प्रगति पे होता है, फिर सामान बनकर तैयार हो जाता है तो फिर फिनिश गुड्स करते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ चेन बोलते हैं, यानी सीधा सीधा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, उसे हम क्या बोलेंगे, सप्लाई चेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सप्लाई चेन। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया समझ में, हाँ लड़कियां आया, झूठ से नहीं कहना है, आया समझ में, ठीक, हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है भाई, आया तुमको अमन, अमन ठीक, देखिए वही डायग्राम समझाया है यहाँ पे, देखिए डायग्राम समझाया है, क्या समझाया है, समझाया है, सबसे पहले रॉ मटेरियल किसे खरीदते हैं, सप्लायर से, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद क्या बन जाता है, फिनिश गुड, फिर आप उसको स्टोर करते हैं, स्टोरेज में क्या क्या स्टोर करते हैं, कच्चा माल जो कार्य बन गया है उसको भी, और जो खत्म हो गया उनको भी, उसके बाद क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, किसको, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कंज्यूमर को, और लास्ट में क्या हो सकता है, गुड्स रिटर्न भी हो सकता है, कब, तो रीजन कुछ भी हो सकता है ना, क्वालिटी हो सकती है, पैसा हो सकता है, कुछ भी, जैसे मान लीजिए मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से कुर्ता मंगाया येलो वाला, बाद में पता चला वो सलवार टाइप का आ गया, तो क्या करेंगे, उसको वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी होता है, या कपड़ा फटा था, या डैमेज, मतलब कोई भी रीजन से, या क्वालिटी अच्छी नहीं लगी आपको बाद में, तो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं ना, एग्जैक्ट एक रीजन नहीं है, तो गुड्स रिटर्न भी है। अब हम अगला पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सप्लायर, सप्लायर कौन होता है, जिससे हम कोई चीज परचेज करें, देनदार, क्या बोलते हैं सप्लायर को, देनदार, क्रेडिटर होता है ना, क्रेडिटर होता है ना ये, इसलिए इसको देनदार, क्रेडिटर मतलब देनदार, और डेबिटर का मतलब क्या होता है, लेनदार, क्या होता है, लेनदार। कह रहा है बिफोर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लायर, मतलब पहले अलग अलग सप्लायर के बारे में जानने के बजाय, फर्स्ट लेट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लायर, यानी सबसे पहले तो हम उनकी महत्वता जान ले सप्लायर्स की, correct, depending on the inventory required or business might require few or greater number of suppliers, मतलब अगर आप बिजनेस या व्यापार कर रहे हैं तो किसी को कम किसी को ज्यादा जरूरत होती है सप्लायर की, जैसे हमारा एक ही सप्लायर फिक्स है, हम उसी से सामान लाते हैं, होता है ना, और कई लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग हर बार हर विजिट करते हैं जगह जगह, जैसे आप ही को मान इलेक्ट्रॉनिक चीजें लेनी है तो पटौना में एक जगह या तो आपको एक कोई दुकान फिक्स होगा, या आपको जहां सस्ता मिलता होगा वहां लेते होंगे, यही ना होगा, वही बात यहाँ का, just to keep the smooth flow of inventory, and inventory can be raw material, और क्या करना, इस तरीके से मैनेजमेंट अपना, स्मूथ का मतलब क्या होता है, आसानी से मैनेजमेंट करना इन्वेंट्री का, जैसे कि रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड और फिनिश गुड्स का, ये 3 प्रोसेस होता है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश मतलब आधा, सेमी का मतलब क्या होता है, जैसे पढ़े होंगे ना कि ये सर्कल है, ये क्या है, ये क्या है, सर्कल है, और इसे क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पता है नहीं, पढ़ा है ना, और गोला पढ़ा जाता है, सेमी सर्कल, ये वाला नहीं रहेगा इतना, ठीक है, चलिए
अब इसके बाद समटाइम इज सप्लाई विल कंटेक्ट द बिजनेस, कभी कभी क्या सप्लाई किसे कंटेक्ट करती है, हमारे बिजनेस से। मोस्ट ऑफ द केसेस बिजनेस नीड टू लोकेट द सप्लायर थ्रू, और ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो बिजनेस होते हैं उन्हें आवश्यकता होती है किसके बारे में, सप्लायर के बारे में। जैसे क्या क्या है, क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, बायर डायरेक्टरी, बायर डायरेक्टरी, इंडस्ट्री का कांटेक्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बिजनेस टू बिजनेस एलोपेज यानी कि टेलीफोनिक डायरेक्टरी होनी चाहिए। अच्छा आपने देखा होगा टेलीफोनिक डायरेक्टरी का मतलब होता है जो लोग फेमस होते हैं उनकी टेलीफोन डायरेक्टरी में नंबर दिया होता है ना। जैसे एक मूवी थी हेरा फेरी, उसमें नंबर था ना सबका, गलती से वो गैराज में लग जा रहा था फोन, वो कहाँ से उनकी डायरेक्टरी थी। जो लोग फेमस होते हैं उनके नंबर डायरेक्टरी रूप में देती है, ठीक है। अपने वहाँ का बेस्ट लायर कौन है उनका जरूर होगा उसमें, अपने वहाँ ये कौन पर प्रोजेक्ट है, डीएम कौन सा अच्छा रहा है, सारी चीजें होती है वहाँ। और क्या क्या है, ट्रेड शो, ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यवसाय के बारे में। और क्या क्या है, और थ्रू ऑनलाइन एक्सेट्रा, ऑनलाइन भी चीजें होती है ना, सब चीजें अब बताइए आप डिजिटल हो रही है इनके बारे में। समझ में आ गई बात ना। चलिए उसके बाद से क्या कहा है, उसके बाद से कहा है कि सप्लायर कैन बी डिवाइडेड इनटू जनरल कैटेगरी, इन कैटेगरियों में वो विभाजित है सप्लायर। सबसे पहले बात किया मैन्युफैक्चरर, तब डिस्ट्रीब्यूटर, तब इंपोर्टर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ट्रेडर। ट्रेडर में आएंगे लोग, होलसेलर और रिटेलर आएंगे। यानी सबसे पहले बात होगा, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरर, जो इसका उत्पादन करता है। क्या करता है, उत्पादन करता है। चलिए क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से, दे आर द ऑनर ऑफ द फैक्ट्री। मैन्युफैक्चरर कौन होता है, ऑनर होते हैं यानी मालिक होते हैं किसके, फैक्ट्री के। हु कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, जिनका काम क्या होता है, परिवर्तन करने का, रॉ मटेरियल इन कच्चा माल से क्या होता है, एक फिनिश्ड गुड्स बना। डीलिंग विथ मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली गिव्स अस द ऑप्शन ऑफ बेटर प्राइसिंग, और क्या करते हैं, बेटर प्राइसिंग का भी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी मैंने समझाया कि एक मैन्युफैक्चरर अगर कोई चीज बनाता है तो जितनी उसकी लागत है सिर्फ उतना नहीं लगाता है अमाउंट, वो अनुमानित अमाउंट लिखता है। 50 रुपए लगा, 50 रुपए रेट नहीं लिख देगा, एमआरपी लिखना पड़ता है ना, वो बढ़ा के 250 लिख दिया। भले से वो बेचेगा 70 रुपए में, 20 रुपए कमाएगा, लेकिन एमआरपी उसने कितना लिखा, 250। क्यों, क्योंकि और लोगों को भी मौका देना चाहता है कि आप भी कमाइए। नहीं तो सोचिए कि मैन्युफैक्चरर अगर 50 रुपए लगाया और 70 में बेच दिया, और 70 रेट भी लगा दिया एमआरपी, तो डिस्ट्रीब्यूटर के 70 में बेचेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर भी इंपोर्टर कितने में बेच पाएगा, 70 से ज्यादा थोड़ी बेच पाएगा। क्यों, क्योंकि रेट में उस पर 70 लिखा है, कम करके बेचेगा तो घाटा हो जाएगा, क्योंकि 70 में खरीदा है। इसीलिए क्या किया जाता है, जब मैन्युफैक्चरर कोई चीज बनाता है तो उस पर अमाउंट जितना लगा रहता है उतना नहीं लगाता है, अनुमानित करके बढ़ा के लिखता है। समझ आ रही बात ना, इस कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये चीज बना है, मार्कर ही बना है, इसका 10 रुपया लगा तो हम 10 रुपया रेट नहीं लिख देंगे, हम बढ़ा के 50 रुपया लिखेंगे, अब बेचेंगे भले से 15 रुपए में। तो जाते जाते एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे तक आते आते हम लोग कहते नहीं है, देख लीजिए एमआरपी उतने का है, तो एमआरपी हमें इसीलिए दिखा रहा है ताकि हम वहां तक पहुंचे। समझ में आ रही बात ना। और कह रहा है इफ द लोकेशन ऑफ आवर बिजनेस इज फेरर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देन द शिपिंग फ्रेट विल बी कॉस्टली। और आपने देखा होगा कि अगर आसपास में आपका लोकेशन है तो आपको डिलीवरी फ्री मिल जाती है, मिलती है कि नहीं मिलती है। लेकिन अगर दूर है आपके फैक्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से कोई चीज दूर है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर का ही एरिया दूर है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रेट चार्ज यानी ट्रेवलिंग चार्ज जो लगेगा उसमें भाड़ा उड़ा वो चार्ज करना होगा, वो कॉस्टली होगा आपका। तो मेरा बात ना, आपने देखा होगा कि जैसे मान लो यहाँ पे पटोना में आप जोमेटो करिए 19 रुपया डिलीवरी चार्ज लगता है, लेकिन अगर 150 से ज्यादा का खरीदते हैं तो चार्ज बंद हो जाता है, नहीं लगता है। या आपका डिस्टेंस दूर है तो चार्ज उसके अलावा लगता है। आप ही सोचो, आप कसिया जाओगे तो कितना बस का किराया लगेगा, गोरखपुर जाओगे तो कितना लगेगा, आप ही जानते हो। जितना दूर जाओगे वो चीजें आपके लिए उतनी कॉस्टली होती जाएंगी, क्या होंगी, कॉस्टली होती जाएगी। समझ में आ गई बात ना। जैसे आइसक्रीम आप खरीदो कोन वाला 30 रुपए में, 35 रुपए में खरीदते हो ना कोन वाला, वही अमूल वाली फैक्ट्री में चले जाओ, सस्ता मिल जाएगा, 20 रुपए मिल जाएगा, 15 रुपए मिल जाएगा वही आइसक्रीम जो आप 25-35 रुपए दे रहे थे। लेकिन एक तो देगा नहीं ना वो आपको, एक नहीं देगा, बंडल ही देगा। समझ में आ रही बात ना। यही है पूरा सप्लायर का। अभी हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटर, इंपोर्टर और ट्रेडर के बारे में, ठीक है।
तो इतना तक आप मैन्युफैक्चरर तक जो लोग नहीं आए थे एक बार रिवीजन कर लेंगे, पढ़ के आएंगे, कल पूछा जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है। नोट्स मिल ही गए आप लोग को, बस 2 दिन थ्योरी पढ़ के तब कंपनी बनाना स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। बस थैंक यू क्लास।